लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंसेस ऑफ केसी इज़ दैट इट हेल्प्स अस understanding the effect of different factors that are affecting equilibrium. So Le Chatelier principle helps us to understand that. Le Chatelier principle says if a stress is applied to a system at equilibrium, the system responds by tending to nullify the effect of that stress. इसका मतलब ये है कि suppose we have a reaction that has reached equilibrium stage. नाउ इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर हम रिएक्शन के ऊपर किसी भी किस्म का स्ट्रेस डालते हैं। अब रिएक्शन के ऊपर स्ट्रेस किस फॉर्म में डाला जा सकता है? तो रिएक्शन के ऊपर स्ट्रेस डाला जा सकता है बाय चेंजिंग प्रेशर और वॉल्यूम और द कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। तो जब हम इनमें से कोई भी चीज़ एक इक्विलिब्रियम पे पड़े हुए सिस्टम के लिए चेंज करते हैं तो सिस्टम इन चेंजेस का रिस्पॉन्स देता है और कोशिश करता है कि हमारे पास इनकी वजह से जो सिस्टम में चेंज आ रही है उस चेंज को अपोज या नलीफाई किया जाए। नाउ लेट्स सी कि ये होता कैसे है। So the first thing that we can change for the system at equilibrium is change in concentration. Suppose मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A gets converted into product B at equilibrium. अब हम इस सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं? अब हम इस सिस्टम के अंदर ये चेंजेस ला सकते हैं या तो हम रिएक्टेंट को ऐड कर दें जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। तो सपोज़ ए और बी के दरमियान हमने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। अब उस इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद हमने बाहर से क्या किया, एक्सटर्नली हमने रिएक्टेंट को ऐड कर दिया या रिएक्टेंट को इंक्रीज़ कर दिया। अब सिस्टम क्या करेगा? तो सिस्टम के लिए हमारे पास के सी शुड रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि के सी हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रेशो है एट इक्विलिब्रियम। तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की रेशो एट इक्विलिब्रियम विल स्टे कांस्टेंट। तो अब अगर हमने बाहर से रिएक्टेंट को ऐड किया है तो रिएक्टेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। रिएक्टेंट के इंक्रीज़ होने से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो हमारे पास डिस्टर्ब होगी। अब सिस्टम क्या करेगा, इस रेशो को यानी के सी को कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम अब अपने अंदर कोई ऐसी चेंज लाएगा कि हमारे पास ये रेशो दोबारा पहले की तरह के सी के बराबर या मेंटेन हो जाए। तो जब हम बाहर से रिएक्टेंट ऐड करेंगे उसके रिस्पॉन्स में केसी को कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम क्या करेगा, प्रोडक्ट की अमाउंट को भी उतना ही प्रोपोर्शनली ज़्यादा कर देगा ताकि हमारे पास केसी कांस्टेंट रहे। अब सिस्टम जब प्रोडक्ट को ज़्यादा करेगा तो इसका मतलब है कि सिस्टम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा ताकि प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा हो जाए। सो अगर हम एक इक्विलिब्रियम पे पड़े रिएक्शन के लिए बाहर से रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो सिस्टम क्या करता है, प्रोडक्ट को ज़्यादा करने के लिए रिएक्शन को शिफ्ट कर देता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नाउ इक्विलिब्रियम पे पड़े रिएक्शन के लिए हम सेकंड जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ला सकते हैं वो ऐसे ला सकते हैं कि हम रिएक्शन वेसल में से प्रोडक्ट को रिमूव कर दें या प्रोडक्ट को डिक्रीज़ कर दें। तो जब हम रिएक्शन वेसल में से प्रोडक्ट को डिक्रीज़ करेंगे तो प्रोडक्ट को डिक्रीज़ करने की वजह से हमारे पास के सी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब के सी की वैल्यू कम होगी तो सिस्टम जो है के सी की वैल्यू को कांस्टेंट रखेगा, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जो रेशो है वो सेम होनी चाहिए। तो जब हमने बाहर से प्रोडक्ट्स को डिक्रीज़ कर दिया तो उसके रिस्पॉन्स में सिस्टम क्या करेगा, के सी को कांस्टेंट रखने के लिए रिएक्टेंट्स को भी प्रोपोर्शनली उतना ही डिक्रीज़ कर देगा। तो जब रिएक्टेंट्स हमारे पास डिक्रीज़ होंगे तो रिएक्टेंट्स डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि सिस्टम रिएक्टेंट्स को कैसे डिक्रीज़ करेगा, तो सिस्टम रिएक्टेंट्स को डिक्रीज़ करेगा रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करके। तो अगर हम रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स को ऐड करेंगे तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड तरफ जाएगा और प्रोडक्ट्स को रिमूव करेंगे तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। नाउ अगर हम इक्विलिब्रियम पे पड़े एक सिस्टम में अगर रिएक्टेंट्स को रिमूव कर दें तो फिर क्या होगा, तो रिएक्टेंट्स को रिमूव करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा और अगर हम बाहर से प्रोडक्ट को ऐड करें तो फिर सिस्टम क्या करेगा, अगेन बैकवर्ड आएगा। सो इट मीन्स कि बाहर से जब हमने कॉन्सेंट्रेशन किसी एक सब्सटेंस की चेंज की है तो केसी को कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम दूसरे सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेगा बाय आइदर मूविंग रिएक्शन टू फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन।
Now, the next stress that we can apply on a system at equilibrium is by change in either pressure or volume of the container. Now suppose मेरे पास एक reaction है जिसमें I have 2 ammonia molecules and they get decomposed into 3 hydrogen molecules and 1 nitrogen molecule. Now जब ये reaction equilibrium पे पहुंच चुका है तो इस reaction की equilibrium stage के ऊपर हम इसका pressure और volume change कर सकते हैं. नाउ सपोज़ इस रिएक्शन पे मैंने एक्सटर्नली क्या किया, इस रिएक्शन का मैंने प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया. तो कीप इन माइंड जब कभी हम इक्विलिब्रियम पे पड़े एक रिएक्शन के प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स लेस होंगे. सो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पे 4 मोल्स हैं, रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स हैं. तो अगर इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करूंगा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, यानी फॉर दिस रिएक्शन विल गो बैकवर्ड. और अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज़ करूं एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम तो हमारे पास रिएक्शन उस साइड जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे. सो फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन अगर मैं इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेज पे प्रेशर को डिक्रीज़ कर दूं तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. नाउ सिंस प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो जो चेंज प्रेशर की वजह से आएगी उसकी इन्वर्स चेंज वॉल्यूम की वजह से आएगी. तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन उस साइड जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स लेस होंगे. अब ऑपोजिट टू दैट वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से रिएक्शन उस साइड जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, यानी प्रेशर के ऑपोजिट. और वॉल्यूम डिक्रीज़ करने से रिएक्शन उस साइड जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ऑपोजिट टू प्रेशर. तो अगर इसी रिएक्शन का अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टेज पे वॉल्यूम को इंक्रीज़ करूं तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. और अगर इसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम पे मैं वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर दूं तो हमारे पास रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स लेस होंगे, यानी ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा. नाउ हियर इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास सर्टेन रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स सेम हैं. लाइक आई हैव दिस रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के भी 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट्स के भी टोटल 2 मोल्स हैं. सो कीप इन माइंड कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स सेम हो, सो ऐसे रिएक्शन में प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा और वॉल्यूम का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा. अगर इस रिएक्शन में मैं प्रेशर को इंक्रीज़ डिक्रीज़ या वॉल्यूम को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करूँ तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन. Now the third and very important change on a reaction at equilibrium is effect of change in temperature. Now suppose मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A gets converted into product B. अगर मैं इस रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करूं तो हमारे पास -x अमाउंट ऑफ हीट इज़ बीइंग रिलीज्ड. तो जब ये रिएक्शन अगर हीट रिलीज़ कर रहा है तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक. नाउ अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो कीप इन माइंड कि वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में उतना ही एंडोथर्मिक होगा. तो हमारे पास जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में उतना ही एंडोथर्मिक होगा, या अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो वो बैकवर्ड में उतना ही एक्सोथर्मिक होगा. Now talking about exothermic reactions. तो exothermic reactions are heat releasing reactions. अब अगर हम heat releasing reactions के इर्द गिर्द टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रिएक्शन वेसल विच इज़ ऑलरेडी रिलीजिंग हीट. अगर मैं इसके इर्द गिर्द टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा तो इसका हाई टेम्परेचर पे हीट रिलीज़ करना मुश्किल होगा. और अगर मैं इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स को कूल कर दूंगा, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करूंगा तो रिएक्शन का हीट बाहर निकालना आसान हो जाएगा. विच मीन्स दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर.
एंड ऑपोजिटली इफ़ आई आस्क अबाउट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हीट एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा फेवरेबल ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारे पास फेवर होते हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो जब कभी हमारे पास एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो वो हमारे पास फेवर होगा बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा इट विल बी फेवर्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नाउ सी दिस फॉर द रिएक्शन गिवन अबव। सो दिस रिएक्शन इज एक्सो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एंडो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूं एक्सटर्नली, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि हमारे पास इंक्रीजिंग टेम्परेचर से एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होगा। तो इस रिएक्शन का बैकवर्ड स्टेप जो है वो एंडोथर्मिक है, सो इट विल बी फेवर्ड। और अगर मैं इसी रिएक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दूं एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन प्रेफर होगा, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रेफर होगा। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज़ कि हमारे पास जो Kc की वैल्यू है इट इज़ नॉट चेंज बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम। लेकिन अगर हम एक रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो Kc की वैल्यू भी चेंज होगी। टेम्परेचर चेंज करने से Kc की वैल्यू चेंज होती है, और कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम से Kc की वैल्यू चेंज नहीं होती। नाउ व्हाई इज़ दिस सो? तो सपोज़ मैं एक रिएक्शन एज्यूम करता हूँ जिसमें दो रिएक्टेंट्स, एक रिएक्टेंट A converts into product B. Now equilibrium stage पे at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे A की स्टेबिलिटी है 40% और B की स्टेबिलिटी है 60%। तो अब हमारे पास इनका जो Kc है दैट विल बी प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स दैट इज़ 1.5। अब अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर देता हूँ, सपोज़ मैंने टेम्परेचर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अब टेम्परेचर चेंज करने से जो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी भी चेंज होती है, क्योंकि 25 पे अगर ये 40% स्टेबल था और ये 60% स्टेबल है, तो लाजमी नहीं है कि 50 पे भी ये इसी रेशो में स्टेबल हो। नाउ सपोज़ एट 50 डिग्री हमारे पास जो A की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होके हमारे पास 55% हो गई, और B की जो स्टेबिलिटी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो डिक्रीज़ होके 45 डिग्री परसेंटेज हो गई। तो अब हमारे पास Kc की न्यू वैल्यू होगी 45 डिवाइडेड बाय 55, दैट इज़ दिस न्यू वैल्यू। तो अब टेम्परेचर चेंज करने से रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स चेंजेस, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ Kc ऑल्सो चेंजेस। Now the next change that occurs in a reaction is addition of a catalyst. तो suppose मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें A gets converted into B। अब इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए 10 मिनट्स लगते हैं विदाउट अ कैटलिस्ट, और जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो सपोज़ B की कॉन्सेंट्रेशन है 60 और A की कॉन्सेंट्रेशन है 40। अगर मैंने इस रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड कर दिया तो कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट बेसिकली क्या करेगा, इस रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर करेगा। जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लोअर होगी तो अगर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टेम्परेचर टाइम 10 मिनट्स लग रहा था, तो अब हमारे पास टाइम टेकन फॉर दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विल बी लेस दैन 10 मिनट्स। तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम के रिएक्शन में क्या काम करेगा कि ये रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे पहुंचाने का जो टाइम है उसको डिक्रीज़ कर देगा। लेकिन अगर मैं कैटलिस्ट की एडिशन के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B को देखूँ, तो अब भी इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद A की कॉन्सेंट्रेशन 40 और B की कॉन्सेंट्रेशन 60 होगी। यानी कैटलिस्ट हमारे पास रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को कभी भी चेंज नहीं करेगा। द ओनली इफेक्ट दैट द कैटलिस्ट हैज़ ऑन रिएक्शन इज़ दैट कि अगर रिएक्शन पहले ज़्यादा टाइम लगा रहा था टू अचीव इक्विलिब्रियम, तो अब रिएक्शन कम टाइम लगाएगा टू अचीव इक्विलिब्रियम, बिकॉज कैटलिस्ट हैज़ डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन।
नाउ लेट्स सी द एप्लीकेशंस ऑफ ले शॉर्टलिया प्रिंसिपल इंडस्ट्रियली। तो इंडस्ट्रियली हम ले शॉर्टलिया प्रिंसिपल को दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवा के कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया गैस। नाउ कीप इन माइंड दैट दिस रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक। नाउ इंडस्ट्री में हमारे पास सबसे जो इम्पॉर्टेंट टारगेट है वो ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले और रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम हो, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने। तो हमारे पास इंडस्ट्री में जो मेजर फोकस है वो इस बात पे होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट की यील्ड ज़्यादा हो। तो अब हम कैसे चेंजेस लाएंगे कि हमारे पास अमोनिया की अमाउंट ज़्यादा हो। तो सबसे पहले अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लानी है तो हम कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज लाएंगे। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाने के लिए सबसे पहले हम जो काम कर सकते हैं दैट इज़ एडिशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अगर हम रिएक्शन में कॉन्टीन्यूस एडिशन ऑफ रिएक्टेंट्स करते जाएं तो हमारे पास अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती जाएगी। या हम प्रोडक्ट को अगर रिमूव करें तो अगेन रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर हम अमोनिया को टाइम के साथ रिमूव करते जाएं तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू ले शॉर्टलिया प्रिंसिपल। सेकेंड चेंज इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इस रिएक्शन में हमने प्रेशर को कैसे मॉडिफाई करना है कि हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। तो अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं। तो अब हमने रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाने के लिए प्रेशर को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा जिस डायरेक्शन में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स लेस हैं। थर्ड चेंज इज़ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर को कैसे चेंज करेंगे सिंस द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हमने इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। सो ये 3 हमारे पास थ्योरेटिकली कंडीशंस हैं जिनको अप्लाई करने से हमारे पास अमोनिया की यील्ड ज़्यादा होगी। सो इंडस्ट्रियली हम इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने के लिए प्रेशर को रखते हैं 200 to 300 एटमॉस्फेयर्स। सो हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। देन अगर हम कैटलिस्ट की बात कराएं तो कैटलिस्ट के साथ हम क्या करते हैं, हम इसमें आयरन कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जिसके साथ हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड को मिक्स करते हैं। एंड देन इफ़ आई टॉक अबाउट टेम्परेचर, तो वैसे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से अमोनिया की यील्ड ज़्यादा होगी, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से हमें इंडस्ट्रियली ये लॉस होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से द टाइम टेकन टू फॉर्म अमोनिया बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो अमोनिया को बनने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो उस टाइम फ्रेम को कम करने के लिए या टाइम के फैक्टर को अवॉइड करने के लिए हम यूजुअली टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं और 400 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड हम अमोनिया को फॉर्म करते हैं इन इंडस्ट्री। Now the second important process in which we apply Le Chatelier's principle is contact process. Contact process is the formation of H2SO4. Now H2SO4 की फॉर्मेशन में हमारे पास एक स्टेप आता है जिसमें हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज़ करा के कन्वर्ट करते हैं इनटू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। नाउ इंडस्ट्रियली हम सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की यील्ड को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करें तो हम कैसे चेंज लाएंगे। तो हमारे पास रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने के लिए या तो हम रिएक्टेंट्स को ऐड करेंगे या तो प्रोडक्ट्स को रिमूव करेंगे, जस्ट एज इन द केस ऑफ अमोनिया। सो या हम रिएक्टेंट्स को ऐड कर दें या प्रोडक्ट्स को हम रिमूव कर दें साथ साथ, तो हमारे पास SO3 की अमाउंट में और इजाफ़ा होता जाएगा। नाउ अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर को हम किस तरह चेंज करेंगे कि SO3 की यील्ड इंक्रीज़ हो। तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ 3 जबकि प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ़ मोल्स 2 है। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिधर नंबर ऑफ़ मोल्स लेस हैं। तो हम प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। And then since this reaction is also
एक्सोथर्मिक, तो हम इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए टेम्परेचर को क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे। बट इफ़ आई टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल कंडीशंस, तो इंडस्ट्रियल में ऑप्टिमल यील्ड के लिए हम प्रेशर को रखते हैं 1 एटमॉस्फेयर पे, टेम्परेचर को हम 650 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और हम इसमें कैटलिस्ट ऐड करते हैं एंड दिस कैटलिस्ट इज़ बेसिकली वेनेडियम पेंट ऑक्साइड अलॉन्ग विद प्लाटिनम। नाउ जब हम टेम्परेचर को इतना इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन तो फास्ट होता है लेकिन इससे यील्ड कम हो जाती है। तो जब हम शुरू में 650 डिग्री पे टेम्परेचर को रखते हैं, थोड़ी देर बाद इसकी यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए हम टेम्परेचर को लोअर डाउन कर देते हैं टू 400 टू अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड। थैंक यू।